दलाल स्ट्रीट, एक ऐसी जगह जहां रोज सुबह घंटी बजते ही किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। बिल्कुल सही कहा। मतलब एक ऐसी दुनिया है ना जहां कुछ लोग रातों रात हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं और कुछ अपना सब कुछ खो बैठते हैं। हाँ, और बाहर से देखने पर ये शेयर बाजार अक्सर चार्ट्स या ग्राफ्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल लगता है। वही तो। लेकिन असल में उन लाल और हरे रंग की टिमटिमाती स्क्रीन के पीछे ना कुछ और ही खेल चल रहा होता है। एकदम सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन इसी पर्दे के पीछे के खेल को समझना है। हमारे पास संतोष नायर की एक बेहद दिलचस्प किताब है, बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, तो आज हम इस चर्चा में सिर्फ नंबर्स या डेटा पर बात नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय शेयर बाजार का इतिहास, बड़े घोटालों के काम करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब के पीछे जो छिपा हुआ इंसानी मनोविज्ञान है ना, उसे डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और जो भी ये जानना चाहता है कि बाजार के उतार चढ़ाव को असल में कौन सी ताकतें चला रही हैं, ये गहन विश्लेषण पूरी तरह से उनके लिए है। और मैं ये भी कहूँगा कि संतोष नायर की ये किताब इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये बाजार को किसी फाइनेंस की टेक्स्ट बुक की तरह पेश नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब ये इसे एक जीती जागती सांस लेती हुई एंटिटी की तरह दिखाती है। राइट। और बाजार को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो जो सबसे बड़े और मशहूर प्रतीक है ना, बुल और बियर, उनके असली अर्थ को समझना होगा। हाँ, आमतौर पर तो लोग बस इतना ही जानते हैं कि बुल मार्केट मतलब बाजार ऊपर जा रहा है और बियर मार्केट मतलब बाजार नीचे आ रहा है। वही, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर देखें ना, तो बुल मार्केट असल में भयंकर ऑप्टिमिज्म, ओवर कॉन्फिडेंस और विकास का प्रतीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं? बिल्कुल नहीं। जब हर तरफ पैसा बन रहा होता है ना, तो एक अजीब सा उत्साह होता है हवा में। और इसके ठीक विपरीत है बियर मार्केट, जो पूरी तरह से डर, पैनिक और अनिश्चितता का प्रतीक है। तो किताब स्पष्ट करती है कि शेयर बाजार कभी भी सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं रहा है। नहीं, ये असल में भावनाओं का एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है। भावनाओं का युद्ध क्षेत्र, ये बहुत ही सटीक और विजुअल तरीका है इसे समझने का, है ना? हाँ। अगर इस बात को एक एनालॉजी से समझें तो मुझे ये बाजार एक ऐसी विशाल रस्साकशी, मतलब टग ऑफ वॉर की तरह लगता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, बीच में एक बहुत लंबी रस्सी है। ये रस्सी कंपनियों के रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोथ रेट जैसे ठोस डेटा से बनी है। हाँ, फंडामेंटल्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली जो असली ताकतें हैं, वो पूरी तरह से इंसानी भावनाएं हैं। मतलब एक तरफ एक्सट्रीम लालच खींच रहा है और दूसरी तरफ एक्सट्रीम डर। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। क्या बाजार में होने वाला हर एक वित्तीय निर्णय वास्तव में सिर्फ हमारे डर और लालच का ही परिणाम होता है? मतलब, या जब कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो उसमें कोई तार्किक आधार भी बचता है? देखिए, आपकी इस रस्साकशी के उदाहरण से ही इसका जवाब मिलता है। लंबी अवधि में वो रस्सी यानी कंपनी के फंडामेंटल्स ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म में लॉजिक काम करता है। हाँ, लेकिन छोटी अवधि में ना, शॉर्ट टर्म में, वो जो खींचने वाली ताकत है, डर और लालच, वही हावी रहती है। लोग सोचते हैं कि वे बहुत लॉजिकल फैसले ले रहे हैं। सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई भी फाइनेंशियल चार्ट असल में क्या है? वो ऊपर नीचे जाती हुई रेखाएं असल में कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत अलग है ना? जब कोई शेयर अचानक से 40% गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस कंपनी की फैक्ट्री ने रातों रात काम करना बंद कर दिया है या उनका प्रोडक्ट खराब हो गया है। हाँ, कंपनी तो वैसी है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि कलेक्टिव रूप से, सामूहिक तौर पे डर हावी हो गया है। पैनिक में आकर लोग बस बाहर निकलना चाहते हैं। तर्क पीछे छूट जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करने लगता है। एकदम सही। और यहीं से ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भावनाओं के इस विशाल युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने इस डर और लालच की डायनामिक्स को बहुत गहराई से समझा है। हाँ, और उसका इस्तेमाल करके इतिहास भी रच दिया। बिल्कुल। भारतीय बाजार में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें हीरो और विलन दोनों के रूप में देखा जाता है। सही कहा। किताब हमें कुछ बहुत ही प्रमुख चेहरों के काम करने के तरीके से रूबरू कराती है। राकेश झुनझुनवाला का नाम इनमें सबसे ऊपर आता है ना, जिन्हें भारत का बिग बुल कहा जाता है।
हाँ, राकेश झुनझुनवाला की रणनीति को समझना ये दिखाता है कि इस रस्साकशी में कैसे जीता जाता है। उनकी रणनीति हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर टिकी रही। हाँ, लंबी रेस के घोड़े। बिल्कुल। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी वो था उनका कन्विक्शन, उनका पक्का विश्वास। वो कैसे? मतलब जब बाजार में पैनिक होता था, हाँ। जब बाकी सब लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे होते थे, तब भी अगर उन्हें किसी कंपनी के बुनियादी उसूलों पर भरोसा होता था तो वे टिके रहते थे। अच्छा, वो भीड़ के साथ नहीं भागते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाजार के शोर और अपनी भावनाओं के बीच एक दीवार खड़ी कर ली थी। यही वजह है कि उन्हें बाजार का एक हीरो माना जाता है। क्योंकि उन्होंने वेल्थ क्रिएशन का एक सही और पारदर्शी तरीका अपनाया। हाँ, एकदम सही। लेकिन दूसरी तरफ दलाल स्ट्रीट की दास्तान उन नामों के बिना तो अधूरी है ना, जिन्हें बाजार के खलनायक या विलेन के रूप में याद किया जाता है। बिल्कुल, हर्षद मेहता का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई भूल सकता है। किताब उन्हें मार्केट मैनिपुलेशन का सरगना मानती है, जो 1992 के प्रसिद्ध घोटाले के पीछे था। और फिर केतन पारेख भी तो थे, जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स और पंप एंड डंप रणनीतियों का मास्टरमाइंड था। लेकिन यहाँ मैं एक अलग नजरिया सामने रखना चाहूंगा जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है। अच्छा, बताइए, क्या बहस है वो? देखिए, इन विलेंस को कई बार आम जनता के बीच एक तरह के रॉबिनहुड की तरह भी पेश किया जाता है। रॉबिनहुड? वो कैसे? मतलब एक तर्क ये दिया जाता है कि जब हर्षद मेहता या केतन पारेख जैसे लोग बाजार को ऊपर ले जा रहे थे, भले ही वो कृत्रिम रूप से ही क्यों ना हो, तो सिर्फ बड़े ऑपरेटर ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी तो भारी मुनाफा कमाया ना। ये तर्क तो दिया जाता है। छोटे रिटेल निवेशकों के लिए तो वो एक सुनहरा दौर था, जब उनका पैसा रोज बढ़ रहा था। तो जब आम लोगों का फायदा हो रहा था, तो इन लोगों को पूरी तरह से खलनायक कैसे कहा जा सकता है? क्या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं थी? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो रॉबिनहुड वाली इमेज है ना, ये शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा इल्यूजन है, एक भ्रम है। अच्छा? हाँ, और इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए हमें समझना होगा कि वो मुनाफा असल में आ कहाँ से रहा था। तो कहाँ से आ रहा था? देखिए, लंबी अवधि का हीरो वास्तव में वही होता है जो असली वैल्यू क्रिएट करता है। मतलब जैसे कोई कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके शेयरधारकों को असली फायदा होता है। हाँ, वो तो लॉजिकल है। लेकिन विलेन वो है जो सिस्टम की कमियों का इस्तेमाल करके एक आर्टिफिशियल रैली बनाता है, कृत्रिम तेजी। राइट। और सबको लगता है पैसा बन रहा है। बिल्कुल, हाँ। जब वो रैली चल रही होती है तो स्क्रीन पर सबको अपना पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन वो पैसा हवा से नहीं आता ना। तो वो पैसा किसका होता है? वो एक ताश का महल होता है। आप खुद सोचिए, ऑपरेटर जब सबसे ऊंचे दाम पर अपने शेयर बेचकर बाहर निकलता है तो वो शेयर कौन खरीद रहा होता है? जाहिर है वो आम निवेशक खरीद रहा होता है जो उस रैली को देखकर लालच में आ गया है। बिल्कुल सही। और जब वो ताश का महल ढहता है तो वही आम इंसान सबसे ऊंचे दाम पर फंसा रह जाता है। बाप रे, मतलब ऑपरेटर अपना भारी मुनाफा लेकर गायब हो जाता है। हाँ, और रिटेल निवेशक की पूरी जीवन भर की बचत खत्म हो जाती है। ये तो बहुत बहुत दुखद है। तो वे कोई रॉबिनहुड नहीं थे जो अमीरों से लूटकर गरीबों को दे रहे थे। वे असल में एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे थे जिसमें अंततः गरीब या मिडिल क्लास का पैसा ही उन ऑपरेटरों की जेब में जा रहा था। ये बहुत ही क्रूर सच्चाई है। इस आर्टिफिशियल रैली के पीछे का जो मैकेनिज्म था ना, वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है इन घोटालों की। अगर हम किताब में दिए गए घोटालों को डिकोड करें, खासकर 1992 और 2001 के क्रैश को, तो पता चलता है कि ये ताश का महल कैसे खड़ा किया गया था। बिल्कुल, और दोनों घोटालों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, अगर 1992 के हर्षद मेहता घोटाले की बात करें तो ये मुख्य रूप से बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स पर आधारित था। हाँ, 1992 के घोटाले का हाउ यानी काम करने का तरीका बहुत ही हैरान करने वाला है। वो कैसे काम करता था? देखिए, उस समय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं था। हाँ, सब कागजों पर होता था। बिल्कुल, बैंक आपस में सरकारी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करते थे। इसके लिए वे कागज का इस्तेमाल करते थे जिसे बैंक रिसीट या बीआर कहा जाता था। अच्छा, बीआर। हाँ, हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच एक ब्रोकर का काम किया।
सिस्टम की धीमी गति और मैनुअल प्रोसेस का फायदा उठाकर उसने बैंकों से पैसा तो लिया, लेकिन उसे बॉन्ड्स में लगाने के बजाय सीधा शेयर बाजार में डाल दिया। बाप रे, मतलब बैंकों का पैसा सीधे बाजार में पंप कर दिया गया। ठीक यही हुआ। और उस भारी भरकम पैसे से कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर लगातार खरीदे गए। और फिर डिमांड बढ़ने से कीमतें भागने लगी। बिल्कुल। जब किसी शेयर में इतनी भारी डिमांड आती है ना, तो उसकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। एसीसी जैसी कंपनियों के शेयर, मुझे याद है, उनके दाम इस कदर भागे कि हर किसी को लगा कि बाजार में कोई जादू हो रहा है। हाँ, लेकिन ये पूरी तेजी उधार के पैसे पर टिकी थी, खोखली थी। और फिर क्या हुआ? जब एक पत्रकार ने इस लूपहोल का पर्दाफाश किया और बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, तो वो पैसा बाजार से अचानक बाहर निकल गया। लिक्विडिटी सूख गई होगी। बिल्कुल, लिक्विडिटी सूख गई और बाजार इस तरह क्रैश हुआ कि लाखों लोगों की तिजोरियां खाली हो गईं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एक दशक बाद 2001 में केतन पारेख का घोटाला सामने आया। हाँ, इतिहास फिर से दोहराया गया। लेकिन केतन पारेख का तरीका 1992 से काफी अलग था ना। उसने बैंकिंग लूपहोल के बजाय सीधा स्टॉक मैनिपुलेशन का रास्ता चुना। हाँ, 2001 का मैकेनिज्म और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल था। इसे पंप एंड डंप कहा जाता है। पंप एंड डंप, ये कैसे काम करता है? केतन पारेख ने कुछ खास कंपनियों को चुना जिन्हें केटन स्टॉक्स कहा गया। यहाँ सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल हुआ। सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब आपस में ही गोल गोल घुमाना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऑपरेटरों का एक छोटा सा ग्रुप आपस में ही शेयरों की खरीद फरोख्त करता रहता है। अच्छा, मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने वापस ऊंचे दाम पर ए को बेच दिया। अरे, इससे तो स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे उस शेयर में बहुत भारी ट्रेडिंग हो रही है और उसकी बहुत भारी डिमांड है। वही तो, वॉल्यूम और कीमत दोनों बढ़ते हुए दिखते हैं। और आम आदमी बेवकूफ बन जाता है। हाँ, जब रिटेल इन्वेस्टर न्यूज में या स्क्रीन पर उस शेयर को लगातार ऊपर जाते देखता है, तो उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी पीछे छूट जाने का डर पैदा होता है। फोमो जिसे आज की भाषा में कहते हैं। बिल्कुल। वो लालच में आकर ऊंचे दाम पर उन शेयरों को खरीदने लगता है। और फिर जब वो खरीद लेता है तब क्या होता है? और जैसे ही आम जनता का भारी पैसा उस शेयर में आता है, ऑपरेटर अपने सारे शेयर डंप करके यानी बेचकर निकल जाते हैं। और शेयर की कीमत जमीन पर आ गिरती है, एकदम क्रैश हो जाती है। किताब का यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है जिससे श्रोताओं को गांठ बांध लेना चाहिए। कौन सा सबक? कि अगर कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच नहीं है। बिल्कुल, टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू। ये एक ऐसा अलार्म है जो हमेशा बजना चाहिए। जब रातों रात पैसे दुगने होने की खबरें आने लगे, जब हर कोई सिर्फ मुनाफे की बात कर रहा हो, तो वो जश्न का नहीं बल्कि एक्सट्रीम लालच का अलार्म है। सही कहा। और अगर हम इन दोनों घोटालों के बीच के पैटर्न को ध्यान से देखें ना, तो एक सीधा सूत्र दिखाई देता है। वो क्या? हर घोटाले की शुरुआत एक चमत्कार जैसी लगती है। लोग अतार्किक सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हाँ, किसी को परवाह नहीं होती कि कंपनी करती क्या है। बिल्कुल, कंपनी क्या बनाती है, उसका रेवेन्यू क्या है, कोई ये नहीं देखता। बस कीमत बढ़ रही है इसलिए खरीदना है। और हर घोटाले का अंत एक बहुत बड़ी तबाही में होता है। हाँ, ये पैटर्न कभी नहीं बदलता क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता। मानव स्वभाव, यही इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। देखिए, 1992 के बाद नियम बदले, 2001 के बाद रेगुलेशंस और भी सख्त हो गए। सेबी जैसी संस्थाओं ने बाजार को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत काम किया। हाँ, काफी रिफॉर्म्स आए। लेकिन फिर भी हर कुछ सालों में जब बाजार गिरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम रिटेल निवेशक का ही क्यों होता है? ये बहुत ही अहम सवाल है ना? इसका जवाब किसी नियम पुस्तिका में नहीं, बल्कि उसी बाजार के मनोविज्ञान में छिपा है। हाँ, किताब इस मनोवैज्ञानिक जाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोलती है। कैसे? जो बात हमने शुरुआत में की थी ना, डर और लालच की, ये कैसे काम करता है? जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो लालच के कारण लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं, जिसे ब्लाइंड बाय कहा जाता है। बिल्कुल। वे उस वक्त खरीदते हैं जब चीजें अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। और फिर बाजार गिरता है तो इसके ठीक विपरीत होता है। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है। लोग घबराहट में अपने शेयर्स कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। इसे पैनिक सेल कहते हैं।
और यहीं पर वो मशहूर भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी काम आती है। हाँ, वही भेड़ चाल। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर सब खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए, कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि रिटेल निवेशक हमेशा बाजार में बहुत देर से प्रवेश करता है, यानी लेट एंट्री करता है, जब कीमतें पहले ही आसमान छू चुकी होती है। और बाजार से समय से पहले घबराकर बाहर निकल जाता है। हाँ, अर्ली एग्जिट। वो महंगे दाम पर खरीदता है और सस्ते दाम पर बेचता है, जो कि निवेश के बुनियादी उसूल का एकदम उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। लेकिन यहाँ इस मनोविज्ञान पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर एक आम इंसान के नजरिया से सोचें, जिसके पास किसी कंपनी के प्रमोटर्स या बड़े ऑपरेटरों जैसी अंदरूनी जानकारी या इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो कि आम बात है। वो नहीं जानता कि बंद कमरों में क्या फैसले लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो दूसरों को देखकर निवेश कर रहा है, तो क्या ये भेड़ चाल उसके लिए बचाव का एक स्वाभाविक तरीका नहीं है? ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो इंसान हमेशा झुंड में सुरक्षित महसूस करता है ना। उसे लगता है कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो गलत थोड़ी होंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर ये जो प्राकृतिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये शेयर बाजार में उनके खिलाफ कैसे काम करता है? ये मनोविज्ञान का सच में सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, इवोल्यूशन के दौरान जब इंसान जंगलों में रहता था तो झुंड में रहना सच में सर्वाइवल का तरीका था। हाँ, अकेले जान का खतरा था। बिल्कुल। अगर सब भाग रहे हैं तो बिना सोचे भागना अक्लमंदी थी, क्योंकि शायद पीछे कोई शेर आ रहा हो। सही बात है। वो इंस्टिंक्ट हमारे दिमाग में आज भी गहराई से बैठा हुआ है। भेड़ चाल हमें सुरक्षा का एक भारी भ्रम देती है, एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। हाँ, जब लोग भीड़ के साथ चलते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं डूबेंगे। लेकिन शेयर बाजार कोई जंगल तो नहीं है ना? हाँ, और यहाँ के नियम अलग हैं। बिल्कुल अलग है। शेयर बाजार में ये सुरक्षा का भ्रम एक बहुत बहुत बड़ा जाल है। वो कैसे? यहाँ भेड़ चाल लोगों के खिलाफ इसलिए काम करती है क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो स्मार्ट मनी है, वे इस इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा, मतलब वो इस इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। बाजार में ऑपरेटर शेयर हैं और वो भीड़ असल में शिकार है। बाप रे। आप सोचिए, जब बड़े ऑपरेटर अपने शेयर ऊंचे दाम पर बेचना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए ना जो इस बेतुके दाम पर खरीदे। हाँ, कोई खरीदार तो चाहिए। और वो भीड़ वो खरीदार बनती है। मतलब रिटेल निवेशक उस झुंड का हिस्सा बनकर अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। नहीं, बल्कि वे बड़े खिलाड़ियों के मुनाफे के लिए बलि का बकरा बन रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ, झुंड के पीछे चलने का सीधा सा मतलब है कि जब तक खबर आम जनता तक पहुंचती है तब तक स्मार्ट मनी अपना मुनाफा बुक करके निकल चुकी होती है। वाकई ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। एक तरफ सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करने वाले बड़े खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ हमारा अपना ही जो विकासवादी मनोविज्ञान है वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। बिल्कुल, ये एक दोहरी मार है। तो फिर श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि इस जाल और बाजार के इन धोखों से बचा कैसे जाए? किताब इस समस्या को सिर्फ उजागर ही नहीं करती, बल्कि एक स्मार्ट और अनुशासित निवेशक बनने के लिए कुछ बहुत ही ठोस नियम भी बताते हैं। अच्छा, वो नियम क्या हैं? हाँ, संतोष नायर ने कुछ स्पष्ट सिद्धांत दिए हैं जो किसी भी निवेशक के लिए एक रक्षा कवच का काम कर सकते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी रिसर्च खुद करें। मतलब दूसरों की बातों में ना आए। बिल्कुल, बिना सोचे समझे किसी की भी टिप्स का पालन ना करें, चाहे वो टिप किसी न्यूज़ चैनल से आई हो या किसी करीबी दोस्त से। हाँ, क्योंकि दोस्त को भी तो कहीं और से टिप मिली होगी। बिल्कुल, जब तक ये समझ ना आए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तब तक उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है लंबी अवधि का नजरिया, यानी लॉन्ग टर्म विजन। हाँ, क्योंकि संपत्ति रातों रात नहीं बनती है ना। बिल्कुल नहीं। जो चीज रातों रात बनती है वो रातों रात गायब भी हो सकती है। सही कहा। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेश को ना एक बागवानी या खेती की तरह देखा जा सकता है। खेती की तरह? वो कैसे? मतलब जब कोई जमीन में एक बीज बोता है तो वो हर रोज उसे खोद कर नहीं देखता ना कि जड़ें कितनी लंबी हुई। हाँ, बिल्कुल सही। उसे खाद, पानी और सबसे जरूरी चीज समय देना पड़ता है। वाकई बहुत अच्छी एनालॉजी है। बाजार भी ऐसा ही है।
रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करने से सिर्फ पैनिक ही बढ़ता है। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी से जुड़ा है तीसरा नियम, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो कौन सा है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। बाजार में आते समय लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, प्रॉफिट कैसे हो, हाँ। बस यही सोचते हैं। हाँ। लेकिन किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि पैसा कमाना बाद में आता है। सबसे जरूरी है अपनी पूंजी यानी कैपिटल को बचाना। सही बात है। अगर कैपिटल ही खत्म हो गई तो अगले दिन बाजार में निवेश करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। इस रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे इस तरह भी देख सकते हैं जैसे किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार में जो ब्रेक्स लगे होते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब लोग सोचते हैं कि कार में ब्रेक्स इसे धीमा करने के लिए होते हैं। हाँ, यही तो काम है ब्रेक का। लेकिन असल में कार में ब्रेक्स इसलिए होते हैं ताकि ड्राइवर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सके और मोड़ों पर जिंदा बच सके। अरे वाह! अगर कार में ब्रेक्स ना हो ना तो कोई भी ड्राइवर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएगा ही नहीं। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। तो रिस्क मैनेजमेंट बाजार में उसी ब्रेक का काम करता है। ये मुनाफा कमाने की रफ्तार को रोकता नहीं है, बल्कि बड़े क्रैश के मोड़ों पर आपकी कैपिटल को जिंदा रखता है। बिल्कुल। और ये ब्रेक तभी काम करेगा जब चौथे नियम का पालन किया जाए। और वो चौथा नियम क्या है? इमोशनल कंट्रोल, यानी अपने डर और लालच पर काबू रखना, जो कि सबसे मुश्किल काम है। हाँ, बाजार जब ललचाए तब शांत रहना, और बाजार जब डराए तब अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना। अपनी भावनाओं को सिस्टम से अलग रखना। बिल्कुल। और अंत में 5वां नियम, लगातार सीखते रहना। लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। सही कहा। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो हर दिन एक नया सबक सिखाता है। सफलता का असली फॉर्मूला ज्ञान और धैर्य का मेल है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आज की इस विस्तृत चर्चा के सार को समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शेयर बाजार कोई कसीनो या जुआगर नहीं है। एकदम नहीं। ये असल में अनुशासन, शोध और अपनी ही भावनाओं को नियंत्रित करने की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हाँ, और हमें उन पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। हम 1992 और 2001 जैसे घोटालों को सिर्फ अतीत की कहानियों की तरह नहीं देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पीछे के काम करने के तरीके और उन पैटर्न से सीखना बहुत जरूरी है, ताकि बाजार में एक स्मार्ट निवेशक की तरह टिका जा सके और उन गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके प्रति जो हमारा रवैया है ना, हाँ। वही हमारा भविष्य तय करेगा। एकदम सही बात कही आपने। बाजार का जो ये बुल्स और बियर्स का खेल है ये असल में इंसानी उम्मीदों और घबराहट का ही आईना है। जब तक बाजार में इंसान है तब तक डर और लालच का ये खेल चलता ही रहेगा। वाकई। और इसी बात पर आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही नया और गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जरूर, बताइए। देखिए, किताब के अनुसार बाजार पूरी तरह से इंसानी लालच और डर से चलता है। ऑपरेटर इंसानों की भीड़ मानसिकता का फायदा उठाते हैं। यही हमने डिस्कस किया। लेकिन आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना। आज शेयर बाजारों में 70 से 80% फैसले इंसानों के बजाय कंप्यूटर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ले रहे हैं। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है। बिल्कुल। मिली सेकेंड्स में करोड़ों के ट्रेड मशीनों द्वारा एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में बाजार से ये डर और लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? क्योंकि मशीनें तो भावुक नहीं होती। वही तो। या फिर क्या ये एआई और एल्गोरिदम भी हमारी उसी पुरानी भेड़चाल की नकल करना सीख लेंगे? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही है ना। क्या वो एक नया डिजिटल मशीनी झुंड बना लेंगे जो शायद पिछले घोटालों से भी बड़ा क्रैश ला सकता है? ये वाकई एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी वित्तीय व्यवस्था को एक नए सिरे से देखने पर मजबूर करता है। शायद तब बाजार को समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान से ज्यादा मशीन मनोविज्ञान को डिकोड करना पड़े। बिल्कुल। खैर, इस विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, सुनते रहिए और सीखते रहिए।